मैं शोएब मोहम्मद, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज बूंदी। आज हम बात करेंगे द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 यानी पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की जो धारा 1 व 2 के बारे में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 इसका हम क्यों लागू किया गया, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 इसके बारे में चर्चा करते हैं, या इसकी जो मूल उद्देश्य क्या थे इसको लागू करने के पीछे। पर्यावरण के संरक्षण और सुधार का और उनसे संबंधित विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियम है कि पर्यावरण जो संरक्षण से संबंधित जो प्रावधान है उनमें सुधार किया जाए और उसके बारे में उपबंध किया जाए पर्यावरण संरक्षण से संबंधित। इसलिए इस पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को लागू किया गया। और इसके पीछे लागू करने के पीछे क्या था, वो है संयुक्त राष्ट्र के मानवीय पर्यावरण सम्मेलन जो हुआ था, वो जून 1972 में स्टॉकहोम में संयुक्त राष्ट्र संघ की तरफ से मानवीय पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें भारत ने भी भाग लिया था। और यह विनिश्चय किया गया था कि मानवीय पर्यावरण के संरक्षण और सुधार के लिए समुचित कदम उठाए जाएं। तो उसी कदमों को या उन्हीं प्रयासों के लिए एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 को भारत में पर्यावरण में सुधार के लिए लागू किया गया। यह आवश्यक समझा गया है कि पूर्वोक्त निर्णयों को, जहां तक उनका संबंध पर्यावरण संरक्षण और सुधार से तथा मानवों तथा अन्य जीवित प्राणियों, पादपों और संपत्ति को होने वाले परिसंकट के निवारण से है, लागू किया जाएगा। भारत गणराज्य के 37वें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित किया गया। यानी भारत गणराज्य जब बना उसके 37वें वर्ष में संसद द्वारा इसको अधिनियमित किया गया। अब यहाँ पर जो महत्वपूर्ण है वो है संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। इस अधिनियम का जो संक्षिप्त नाम है वो धारा 1 में दिया गया है। अधिनियम का जो संक्षिप्त नाम है वो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 है और इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है। यानी कि हम पर्यावरण को जानते हैं, पर्यावरण सभी जैविक व अजैविक घटकों के अंतर संबंधों को कहते हैं। यानी जो जीवित घटक हैं और अजैविक घटक या उनके मध्य जो अंतर संबंध है उनको पर्यावरण कहा जाता है। इन सभी घटकों में संतुलन बना रहे, इसके लिए इनके संरक्षण की आवश्यकता सदैव महसूस की जाती है कि जो पृथ्वी के जो जैविक व अजैविक घटक हैं उनके आपस में बीच में संतुलन बना रहे। और इनका संरक्षण करना न केवल मनुष्य का अपितु राज्य का भी प्रमुख संवैधानिक दायित्व है। और हम जब बात करते हैं इसके प्रवर्तन की तारीख के बारे में, तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 भारत में पर्यावरण संरक्षण की भारतीय संसद द्वारा निर्मित की गई विशेष विधि है, जो कि भारतीय संसद के द्वारा इसको लागू किया गया है, बनाया गया है। इस अधिनियम को पारित करने का मुख्य उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र द्वारा पर्यावरण संरक्षण की दिशा में किए गए प्रयासों को भारत में विधि बनाकर लागू करना है। जैसा कि हमने अभी चर्चा की थी कि 1972 में पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन किया गया था संयुक्त राष्ट्र संघ की तरफ से स्टॉकहोम में। तो उसी दिशा में भारत की तरफ से भी पर्यावरण संरक्षण के लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 संसद के द्वारा पारित किया गया। यह अधिनियम भारतीय गणतंत्र के 37वें वर्ष में संसद द्वारा वर्ष 1986 के 29वें अधिनियम के रूप में 23 मई 1986 को पारित किया गया। इसको कब पारित किया गया संसद के द्वारा? 23 मई 1986 को इसको पारित किया गया। इसका विस्तार जम्मू कश्मीर राज्य सहित संपूर्ण भारत के राज्य क्षेत्र में है। यानी पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 है, ये पूरे भारत जो राज्य क्षेत्र है वहाँ पर इसका ये लागू है। यह अधिनियम दिनांक 19 नवंबर 1986 से लागू किया गया। यानी संसद के द्वारा कब बना, अधिनियमित किया गया इसको 23 मई 1986 को, लेकिन इस अधिनियम को भारत के राज्य क्षेत्र में कब से लागू किया गया? लागू करने की तारीख है वो 19 नवंबर 1986 से इसको लागू किया गया। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में यह विशेष विधि होने से सामान्य विधियों के प्रावधानों पर इस विधि के प्रावधान पूर्विकता रखते हैं। यानी ये स्पेशल लॉ है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम
इसलिए ये जो सामान्य अगर किसी विधि में जो सामान्य विधि में कोई प्रावधान दे रखा है इसके रिगार्डिंग, तो उस प्रावधानों के ऊपर ये पूर्विकता रखते हैं, प्राथमिकता रखते हैं। अब जो धारा 2 के अंतर्गत बात की गई है वो बात की गई है परिभाषाओं के बारे में। यानी पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 है, उसकी धारा 2 बात करती है परिभाषाओं के बारे में। जब तक इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित नहीं हो, जबकि इस अधिनियम के अंतर्गत अन्यथा कोई बात नहीं हो, तब तक इन जो शब्दावली का अर्थ हम जो है वो इसी रूप में पढ़ेंगे जिस रूप में हम चर्चा करने जा रहे हैं। पर्यावरण यानी एनवायरनमेंट इंक्लूड वाटर, एयर एंड लैंड and the interrelationship which exist among and between water, air and land and human beings, other living creatures, plants, microorganism and property। यानी पर्यावरण के अंतर्गत क्या क्या आता है? जल आता है, वायु आती है और भूमि है। और वह अंतर संबंध है जो जल, वायु और भूमि तथा मानवों, अन्य जीवित प्राणियों, पादपों और सूक्ष्म जीवों और संपत्ति के बीच में विद्यमान है। यानी पर्यावरण किसे कहते हैं? पर्यावरण के अंदर जल भी आता है, वायु भी आता है, भूमि भी आता है और इनके मध्य जो अंतर संबंध पाया जाता है वो भी आता है। यानी जल, वायु, भूमि के मध्य अंतर संबंध, मानवों, अन्य जीवित प्राणियों, पादपों और सूक्ष्म जीव और संपत्ति के बीच में जो अंतर संबंध विद्यमान है, ये सब मिलाकर पर्यावरण का निर्माण करते हैं। अब जो धारा 2 का जो खंड ख है उसमें परिभाषा दी गई है पर्यावरण प्रदूषक की, एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट की। एनवायरमेंट पोल्यूटेंट का मतलब क्या होता है? मीन्स एनी सॉलिड, लिक्विड और गैसीय सब्सटेंस प्रेजेंट इन सच कंसंट्रेशन एज मे बी और टेंड टू बी इंजूरियस टू एनवायरमेंट। यानी कि पर्यावरण प्रदूषक से ऐसा ठोस, द्रव या गैसीय पदार्थ अभिप्रेत है जो ऐसी सांद्रता में विद्यमान है। यानी कोई सा भी ऐसा ठोस पदार्थ हो या लिक्विड हो या गैसीय रूप में कोई ऐसा पदार्थ हो जो ऐसी सांद्रता में विद्यमान है जिसका कंसंट्रेशन इतना है जो कि पर्यावरण के लिए क्षतिकर हो सकता है। यानी उसकी मात्रा इतनी है जो कि पर्यावरण के लिए हानिकारक हो सकता है या जिसका हानिकारक होना या क्षतिकर होना संभाव्य है, उसको क्या कहेंगे? पर्यावरण प्रदूषक कहा जाएगा, एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट उसको कहा जाएगा। अगला जो महत्वपूर्ण परिभाषा है वो है पर्यावरण प्रदूषण से पर्यावरण में पर्यावरण प्रदूषकों का विद्यमान होना अभिप्रेत है। यानी एनवायरमेंटल पोल्यूशन, यानी एनवायरमेंट पोल्यूशन से क्या मतलब है? पर्यावरण में पर्यावरण प्रदूषकों का विद्यमान होना अभिप्रेत है। यानी एनवायरमेंटल पर्यावरण प्रदूषण उसे जब कहेंगे जबकि पर्यावरण के अंतर्गत पर्यावरण जो प्रदूषक हैं जिनके बारे में हमने खंड ख में पढ़ा था, अगर इस प्रकार के इतनी कंसंट्रेशन में कोई ठोस, द्रव या गैसीय पदार्थ मौजूद है जो कि पर्यावरण के लिए क्षतिकर है, हानिकारक है, तो वहाँ पर उसको क्या कहेंगे हम कि साहब पर्यावरण जो है वो प्रदूषण हो रहा है या पर्यावरण प्रदूषण की श्रेणी में वो आता है। यानी कि पर्यावरण प्रदूषण से आशय पर्यावरण में किसी भी पर्यावरणीय प्रदूषणकारी का अस्तित्वाधीन होना है। यानी कि अब हम बात करते हैं जल प्रदूषण के पर्यावरणीय प्रदूषक कौन कौन से हैं कि जल प्रदूषण किन से हो सकता है? जीवाणु हो सकते हैं, वायरस हो सकते हैं, रोगजनित जीवाणु हो सकते हैं, सड़े कार्बनिक पदार्थ हो सकते हैं, अकार्बनिक लवण हो सकते हैं, खाद से निकले पौधों के पोषक तत्व हो सकते हैं जैसे कि नाइट्रेट, फास्फेट, पोटास। ये सब जल प्रदूषण के पर्यावरणीय प्रदूषकों की श्रेणी में आते हैं। विभिन्न प्रकार के विषैले पदार्थ हो सकते हैं जैसे धातु के लवण हो सकते हैं, कीटनाशक इत्यादि हो सकते हैं। उद्योगों और समुद्री जहाज़ों से निष्कासित जो तेलीय, दूषित व अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो भी जल प्रदूषक की श्रेणी में आते हैं। खनिज प्रवाह हो सकता है, स्व प्रवाह हो सकता है, यानी खनिज जो है वो अगर जल में मिल जाते हैं अत्यधिक मात्रा में, ज़्यादा कंसंट्रेशन में, तो वो भी पर्यावरणीय प्रदूषक की श्रेणी में आते हैं। जो कि नदियों में स्व को बहा दिया जाता है तो वो भी पर्यावरणीय प्रदूषक हैं। रेडियोधार्मिक अपशिष्ट पदार्थ हैं जो कि कई कारखानों या फैक्ट्री से निकलते हैं। जलाशयों में स्नान व कपड़े धोना भी जल को प्रदूषित करता है। मानव मल से भी जल का प्रदूषण होता है।
उसी प्रकार से वायु प्रदूषक के पर्यावरणीय प्रदूषक अगर हम बात करें तो कार्बन मोनोऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, धुआं उगलने वाले वाहन हैं, विभिन्न प्रकार के चेंबर वेंटिलेशन है, उद्योगों से निकलने वाला धुआं, गैस इत्यादि है, विभिन्न प्रकार की गंध है। यानी अगर हम बात करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड की तो यह अति विषैली गैस है, अतः इसे थोड़ी मात्रा में सूंघने से ही सिर में चक्कर आने लगते हैं और बेहोश होकर मृत्यु भी हो सकती है। यदि 800 आयतन वायु में एक आयतन कार्बन मोनोऑक्साइड मिली गैस निरंतर सूंघाई जाए तथा तब 330 मिनट के अंतराल में मनुष्य की मृत्यु हो सकती है। ऐसा पाया जाता है कि किसी भी सिगरेट पीने वाले व्यक्ति की श्वास में कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बिना सिगरेट पीने वाले व्यक्ति की तुलना में अधिक पाई जाती है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड भी वायु प्रदूषक है। दूसरा सल्फर डाइऑक्साइड है। सल्फर पदार्थ वायु प्रदूषक के रूप में औद्योगिक निष्कासन द्वारा वायुमंडल में मिलते हैं। उद्योगों से जो सल्फर डाइऑक्साइड है या सल्फर के जो पदार्थ हैं वो वायु में मिल जाते हैं। कई कारखानों या उद्योगों से जो सल्फर निकलती है गैस के रूप में, सल्फर डाइऑक्साइड तथा उसके साथ क्रिया करने से बनने वाले उत्पाद मनुष्य की शरीर क्रिया पर हानिकारक प्रभाव डालते हैं। यह मनुष्य की आंखों तथा श्वसन नलिका पर उत्तेजक प्रभाव डालती है। सल्फर डाइऑक्साइड इसकी 1% सांद्रता मनुष्य की चमड़ी पर उत्तेजनशाली प्रभाव डालती है, जिससे उसको खुजली जैसा आभास होता है। इस गैस की अधिकता में रहने वाले व्यक्तियों को कैंसर, हृदय रोग, मधुमेह आदि बीमारियां भी हो सकती हैं। तो कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड जो है मुख्य वायु प्रदूषक है। अगला आता है हाइड्रोजन सल्फाइड। ये एक तरह की घातक गैस है। इसकी गंध सड़े हुए अंडे की तरह होती है। मनुष्य की नाक से निकलने वाली श्वास में भी पाई जाती है। इससे मनुष्य में सिर दर्द तथा बेहोशी व अंत में मृत्यु तक हो सकती है। यह अरुचिकर गंध मनुष्य की भूख कम कर देती है। तो हाइड्रोजन सल्फाइड भी वायु प्रदूषक है। एक नाइट्रोजन ऑक्साइड है। यह विविध रूपों में वायु को प्रदूषित करती है। इस वायु के परिवर्तित रंग से पहचाना जा सकता है। ये ऑक्साइड्स वायुमंडल में उपस्थित विभिन्न रसायनों से क्रिया करके विषैले तथा कष्टदायक धातु कोहरे का निर्माण करते हैं। उसी प्रकार से जैसा धुआं उगलने वाले वाहन, विभिन्न प्रकार के चेंबर वेंटिलेशन, उद्योगों से निकलने वाला धुआं या अन्य प्रकार की जो गैसें होती हैं वो, और विभिन्न प्रकार की जो गंध है वो भी वायु प्रदूषक का काम करती है। उसी प्रकार से हम ध्वनि प्रदूषण के पर्यावरणीय प्रदूषक कौन कौन से हैं उनके बारे में बात करते हैं। जैसे परिवहन के साधन हैं, इनसे काफ़ी ध्वनि होती है, इनके हॉर्न वगैरह से, और इनके इंजन की जो वॉइस होती है उससे भी। और अगला जो आता है लाउड स्पीकर है, माइक्रोफोन है, टेलीविज़न पर रेडियो है। टेलीविज़न व रेडियो से जो निकलने वाली ध्वनि है, उद्योग व कल कारखानों से जो निकलने वाली ध्वनि है, ये मुख्य ध्वनि प्रदूषक माने जाते हैं। इसी प्रकार से अब जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो है किसी पदार्थ के संबंध में हतालना, यानी हैंडलिंग। किसी पदार्थ को किस प्रकार से हैंडल किया जाएगा। किसी पदार्थ के संबंध में कोई व्यवहार करने से आशय है। ऐसे पदार्थ का विनिर्माण, प्रक्रिया, निरूपण, पैकेज, भंडारण, अभिवहन, उपयोग, संग्रहण, विनाम, संपरिवर्तन, विक्रय के लिए प्रस्थापना, अंतरण और ऐसे ही अन्य कार्य हैं। ये महत्वपूर्ण है कि हैंडलिंग से मतलब क्या है। इन रिलेशन टू एनी सब्सटेंस मीन्स द मैन्युफैक्चरर, प्रोसेसिंग, ट्रीटमेंट, पैकेज, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, यूज, कलेक्शन, डिस्ट्रक्शन, कन्वर्जन, ऑफरिंग ऑफ सेल, ट्रांसफर, ऑल द लाइक ऑफ सच सब्सटेंस। यानी कि किसी पदार्थ के संबंध में हतालना से अभिप्रेत है ऐसे पदार्थ का विनिर्माण करना, प्रसंस्करण करना, अभिक्रियान्वयन करना, पैकेज, भंडारण, परिवहन करना, उपयोग करना, संग्रहण करना, विनाश करना या संपरिवर्तन करना, विक्रय के लिए प्रस्थापना करना, अंतरण या वैसी ही संक्रिया कोई हो। यानी कि किसी भी पदार्थ को हम हैंडल कर रहे हैं या किसी भी पदार्थ को हम हताल रहे हैं, इसका मतलब है कि उस पदार्थ का हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, प्रोसेसिंग हो रही है उस पदार्थ की, उस पदार्थ का ट्रीटमेंट हो रहा है या पैकेजिंग हो रही है या उसका कलेक्शन हो रहा है या कन्वर्जन किया जा रहा है या उसको ट्रांसफ़र किया जा रहा है। तो ये सारी प्रक्रियाएँ किस में आ जाएगी, हैंडलिंग के अंदर आ जाएगी। यानी अगर इन सारी प्रक्रियाओं में से कोई भी प्रक्रिया अगर किसी के द्वारा की जाती है तो ऐसा कहा जाता है कि वो इन पदार्थों की हैंडलिंग कर रहा है।
अगला जो महत्वपूर्ण है धारा 2 का जो ई है 2E, उसके अंदर दिया गया हुआ हैजार्डस सब्सटेंस। 2E खंड के अंदर जो दिया गया है परिसंकट में पदार्थ, यानी परिसंकट में पदार्थ से ऐसा पदार्थ या निर्मित अभिप्रेत है, मीन्स एनी सब्सटेंस और प्रिपरेशन विच बाय रीजन इट्स केमिकल और फिजियोकेमिकल properties or handling is liable to cause harm to human being, other living creatures, plants, microorganism, property or the environment। यानी परिसंकट में पदार्थ यानी संकटकारी पदार्थ किसे कहेंगे? ऐसा पदार्थ या निर्मित अभिप्रेत है, या तो कोई ऐसा पदार्थ है या ऐसा निर्मित अभिप्रेत है जो अपने रासायनिक या भौतिक रासायनिक गुणों से, जिसकी रासायनिक प्रॉपर्टीज ऐसी हैं या उसकी फिजिको और उसकी जो फिजिको रासायनिक जो प्रॉपर्टी है वो इस प्रकार की है कि अगर उसको हैंडलिंग किया जाए तो वो मानव को या जीवित प्राणियों को या पादपों को या सूक्ष्म जीवों को या संपत्ति को या पर्यावरण को अपहानिकारित कर सकता है। तो इस प्रकार का यदि कोई पदार्थ है या निर्मित अभिप्रेत है तो ऐसा पदार्थ परिसंकट में पदार्थ कहलाएगा, जिसकी फिजिकल प्रॉपर्टी ऐसी है, जिसकी रासायनिक प्रॉपर्टी ऐसी है कि अगर उसको हैंडल किया जाए तो वो मनुष्य को, मानवों को, जीवित प्राणियों को, पादपों को, सूक्ष्म जीवों को, संपत्ति को या पर्यावरण को हानिकारित कर सकता है। तो इस प्रकार का पदार्थ परिसंकट में पदार्थ कहा जाएगा, हैजार्डियस सब्सटेंस की श्रेणी में आएगा। अगली जो महत्वपूर्ण डेफिनेशन है वो धारा 2F के अंतर्गत दी गई है, वो है किसी कारखाने या परिसर के संबंध में अधिष्ठाता यानी ऑक्यूपायर किसे कहेंगे? ऑक्यूपायर का मतलब क्या है? ऑक्यूपायर इन रिलेशन टू एनी फैक्ट्री और प्रीमाइजेज मीन्स ए पर्सन हु हैज कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द फैक्ट्री or the premises and includes in relation to any substance the person in possession of the substance। यानी कि किसी कारखाने या परिसर के संबंध में अधिष्ठाता से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, अधिष्ठाता या ऑक्यूपायर से ऐसे व्यक्ति को हम अधिष्ठाता या ऑक्यूपायर कहेंगे जिसका कारखाने या परिसर के कामकाज पर नियंत्रण हो, जिसके कंट्रोल में कारखाना चल रहा है या जो उस कारखाने के अंदर या कारखाना परिसर के अंदर जो कामकाज हो रहा है उस कामकाज पर उस व्यक्ति का नियंत्रण हो, और किसी पदार्थ के संबंध में ऐसा व्यक्ति इसके अंतर्गत है जिसके कब्जे में वो पदार्थ हो। यानी कि अधिष्ठाता के अंतर्गत कौन आएगा? ऐसा व्यक्ति जो कि कारखाने या परिसर में कामकाज पर नियंत्रण रखता है, या फिर ऐसा व्यक्ति जिसके पास में कोई पदार्थ है तो हम उस व्यक्ति को अधिष्ठाता या ऑक्यूपायर कहेंगे। इसी प्रकार से 2G के अंदर जो डेफिनेशन में है वो है प्रेस्क्राइब्ड की यानी विहित की। विहित किसे कहेंगे? प्रेस्क्राइब्ड किसे कहेंगे? मीन्स प्रेस्क्राइब्ड बाय रूल्स मेड अंडर दिस एक्ट, यानी विहित से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है। यानी विहित कौन होगा? जो इस अधिनियम के अंतर्गत जो नियम बनाए गए हैं, नियम जो बने हुए हैं या बनाए जाएंगे, ऐसे नियमों द्वारा विहित का अभिप्रेत है। यानी विहित से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है। यानी विहित जब कहीं भी आ जाता है इसका मतलब क्या है कि इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है। तो ये हमने जो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 है इसकी धारा 1 और धारा 2 के बारे में पढ़ा, और धारा 1 में हमने पढ़ा कि इसका नाम क्या है और कब इसको लागू किया गया, और धारा 2 के अंदर हमने इसकी परिभाषाएं जो डेफिनेशंस हैं महत्वपूर्ण उनके बारे में हमने चर्चा की। धन्यवाद।